हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं भाई सब लोग? बढ़िया, फाइन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और वैसे ये मुझे अपने आपके जो ये मैसेज हैं मिलते रहते हैं यूट्यूब पे, तो इससे भी मुझे पता चलता रहता है कि हाँ वाकई आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। सबसे अच्छा जानते हो मुझे आप लोगों में क्या लगता है? सबसे अच्छा मुझे ये लगता है बेटा कि मैं जो आपसे कहता हूँ कि इन क्वेश्चंस का रिप्लाई जरूर करना कमेंट बॉक्स में, वो आप प्रॉपर करते रहते हो, तो मुझे बहुत ही खुशी होती है। और ये काम करते रहो, क्लास में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। और एक बात और कहूँ तो भाई आज का दिन बहुत अच्छा है। और बहुत से बच्चों के मेरे आज मतलब टेलीग्राम पे मैंने देखा, वो अपने स्क्रीनशॉट्स में से शेयर कर रहे थे, उनके बड़ी शानदार रिजल्ट आए हैं। 2 साल, जी हाँ 2 साल उन्होंने जो एक लंबा सफ़र तय किया, एक लंबी जर्नी तय की, जिसमें उन्होंने ना जाने अपनी कितनी खुशियों का सेक्रीफाइस किया होगा। किसी ने अपने क्लोज रिलेटिव का क्या कहते हैं शादी को मिस किया होगा, किसी ने बर्थडे पार्टी को मिस किया होगा, किसी ने होली दिवाली को मिस किया होगा, किसी ने और छोटी छोटी चीज़ों को मिस किया होगा, किसी ने अपनी बीमारी से क्या कहते हैं सामना किया होगा, फेस किया होगा, किसी ने अपनी घर की प्रॉब्लम्स को फेस किया होगा। लेकिन वो हिम्मत नहीं आ रहा और उसने अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखा, और आज वो देख लो आईआईटीएन कहलाया। जी हाँ, आज बहुत ही अच्छा दिन था। बहुत सारे बच्चों का क्या कहते हैं मेरे को मिला मैसेज, और बहुत ही खुशी हो रही थी यार, मन से कसम से कह रहा हूँ, आई हैव नो वर्ड्स। मैं उन चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि कितनी मुझे खुशी हो रही थी। आप सोचिए कि पहले आप किसी के सपनों को पूरा करने में उसका साथ दे रहे हैं, एंड देन आप उसका विटनेस बन रहे हैं कि उसके देखिए सपने आप पूरा होते हुए देख रहे हैं, आप इस बात के विटनेस बन रहे हैं। यकीन मानिए, एक टीचर की हैसियत से कह रहा हूँ, बहुत ही खुशी होती है, बहुत ही खुशी। शायद पेरेंट्स के बाद अगर कोई होगा तो शायद वो टीचर ही होगा, जैसे किसी बच्चे के सिलेक्शन पे इतनी खुशी होती हो। तो बहुत ही अच्छा दिन रहा, और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में आप लोग भी इसी तरह से बहुत प्यारे प्यारे बढ़िया बढ़िया रैंक के साथ सेलेक्ट होंगे, और प्यारे प्यारे आप मैसेजेस करेंगे। तब मैं दिल से कह सकूंगा कि हाँ देखो भाई, आज फिर मुझे बहुत सारे मैसेजेस मिले, देखो मेरे पढ़ाए हुए बच्चे सेलेक्ट हो गए। खैर, मेरा तो बहुत छोटा सा कंट्रीब्यूशन है, और नो डाउट इन इट, फिजिक्स हो मैथ्स हो, सभी का बहुत शानदार कंट्रीब्यूशन रहा। पूरी पीडब्ल्यू टीम का बहुत ही ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन रहा। नो डाउट इन इट, अलग सर को भी इसका बहुत शानदार क्रेडिट जाता है। और जो भी है आज, जैसा भी है, जितना भी है, सब नो डाउट इन इट उनकी मेहनत है इस सब चीज़ों के पीछे। और पूरी पीडब्ल्यू टीम का अगर मैं कहूँ तो बहुत ही शानदार कंट्रीब्यूशन रहा है, प्लस आप लोगों का भी एक शानदार सपोर्ट रहा है। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला था कि भाई टीचर पे फेथ होना चाहिए, तो आप लोगों ने हम पे इतना फेथ रखा, और बहुत खुशी हो रही है कि हमने भी उस फेथ को बनाए रखा। तो बस ये सफ़र इसी तरह से चलता रहे, ठीक है, और ये जर्नी इसी तरह से चलती रहे, बच्चे आएँ सेलेक्ट हों, और हमें क्या चाहिए। तो बहुत बधाई हो अगर कोई इस समय वो बच्चे बाई चांस, वैसे तो चांस कम है, हाँ, इंसान पीछे मुड़ करके नहीं देखता है, लेकिन बाई चांस अगर इस समय वो बच्चे भी किसी वजह से मेरा ये वीडियो उनके निगाह में पड़ जाए, तो भाई बधाई हो आप सभी को। हाँ, बहुत 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 बधाई हो, बहुत शानदार आपका रिजल्ट रहा, अच्छा लगा मुझे। तो विक्ट्री सेलिब्रेशन में कल हम लोग सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, उम्मीद करता हूँ बहुत से बच्चों से वहाँ पे मिलना होगा। तो अच्छा लगा, काफ़ी बहुत अच्छा दिन बीता आज का। चलिए आइए शुरू करते हैं ये वाला चैप्टर। लास्ट टर्न पे हमने ई ए एन और वो सब देख लिया था, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में ये आया हो। वैसे तो मैंने देखा मैसेज, और तारीफ़ें बहुत सारी मिली हुई हैं, थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। हाँ, और डाउट्स ना के बराबर हैं, लेकिन फिर भी एक आध डाउट है भाई, CFT क्या होती है, जैसे किसी ने पूछा है। तो आयुष पूछा है सर CFT क्या होती है। बेटा CFT मैंने बताया ना, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी होती है। जब हम कोऑर्डिनेशन का एंड करने जा रहे होंगे, दी एंड, समापन समारोह, तो उस समय ये पढ़ रहे होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल एक दो क्वेश्चन आते हैं, बहुत डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, बहुत ही शानदार टॉपिक है। ओके, CMA क्या होता है, पिछली बार भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ, सेंट्रल मेटल एटम। लेकिन ये बात आप मुझसे अब पूछ रहे हो जब मैं आपको IUPAC पढ़ाने जा रहा हूँ, नॉमेनक्लेचर
से पढ़ाने जा रहा हूँ, जबकि सीएमए में कितनी बार ये वर्ड यूज़ कर चुका हूँ। तो भाई मेरे पुराने वीडियो देखा करो, समझे। चलो सर एटॉमिक नंबर याद नहीं, देखो एटॉमिक नंबर याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, सिंपल सोबर ट्रिक्स होती हैं। ग्रुप वाइज एलिमेंट्स को याद कर लीजिए, मैजिक नंबर का क्या कहते हैं यूज़ करिए और फिर देखिए मैजिक। बिना एटॉमिक नंबर याद किए आपको सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर दिमाग में बैठ जाएंगे। ओके चलिए और आगे आगे केमिकल बॉन्डिंग एमओटी बता दो सर जी। देखिए बेटा अभी फिलहाल जो है हम 12th का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, जब 12th का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब हम 11th पे आएंगे तो एमओटी उसी में पढ़ने को मिलेगी। अगर उसके पहले आप एमओटी पढ़ना चाहते हैं तो भाई पुराने वीडियोस उठा करके देखिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आगे मतलब पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं कभी एडवाइस नहीं करता कि 12th के साथ 11th को भी मतलब करते चलें, ये मैं एडवाइस नहीं करता हूँ। दो नावों की सवारी कसम से कह रहा हूँ बहुत ही क्या कहते हैं खतरनाक होती है, तो मैं तो कभी एडवाइस नहीं करूँगा। ओके चलिए आगे कार्तिक सर आई लाइक योर टीचिंग मेथड। चलो भाई थैंक यू वेरी मच कार्तिक बेटा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और कार्तिक का एक्सपीरियंस शायद अपने टीचर्स को लेकर के थोड़ा सा अच्छा नहीं रहा है। कोई बात नहीं कार्तिक बेटा, हर स्टूडेंट एक जैसा नहीं होता, हर टीचर भी एक जैसा नहीं होता। बाय द एंड समरी इज दिस माय डियर लाला, हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। बस भरोसा एक होता है, करना चाहिए। भरोसा है बेटा, कभी टूटता भी है कभी नहीं भी टूटता है। मे भी शायद आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा ना रहा हो, लेकिन यकीन मानिए मैं आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगा, ठीक है। आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप मुझ पे फेथ कर सकते हैं बेटा। जिंदगी में पैसे के अलावा अगर मैंने कुछ कमाया है तो वो एक नाम भी है, ठीक है ना। एटीएस सर, ये नाम इनिशियल कहीं ना कहीं देखा जाए तो मैंने अपने मन से नहीं, मेरे बच्चों ने मतलब मेरे बच्चे मतलब स्टूडेंट्स ने मुझे दिया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है बेटा कि हर एक इंसान एक जैसा हो, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। हाँ लव फ्रॉम बिहार, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, ठीक है ना। और आगे 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 वैसे मैंने एक चीज़ नोटिस की है, वैसे तो इंडिया में कोई भी ऐसी जगह नहीं होगी हाँ जहाँ पे मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट ना हो, हर जगह कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिलता ही है। और बहुत प्यार मिलता है, हर बच्चे से बहुत प्यार मिलता है। लेकिन पता नहीं क्या बात है, यूपी बिहार के बच्चे कुछ जान दिल जान सब कुछ छिड़क देते हैं। चलो अच्छा लगता है वैसे, सभी बच्चे बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छा लगता है बेटा, थैंक यू वेरी मच। पहले भी कह चुका हूँ अभी भी कह रहा हूँ, पूर्व जन्म में कुछ बहुत अच्छे पुण्य कर्म किए होंगे जो मैं इस जन्म में टीचर बना और फिर मुझे आप लोगों से मिलने का मौका मिला। ओके चलो अमन कहते हैं सर गजब पढ़ाते हो, थैंक यू वेरी मच। और बाकी बहुत सारे बच्चों के आंसर आए हुए हैं, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बेटा। एनो और एनो प्लस, बिल्कुल एनो जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन देता है, एनो प्लस 2 इलेक्ट्रॉन देता है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और कोई डाउट 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 यार देखो, इंसान को फाइट करना बनता है, बिल्कुल फाइट करना बनता है, ठीक है ना। एक बच्चा कह रहा है सर बड़ा डिप्रेशन सा फील होता है। डिप्रेशन देखो यार, जिसके पास एजुकेशन है, ठीक है, उसके पास डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन टेंशन, ठीक है ना, ये सब हो ही नहीं सकता। दोनों में से कोई एक ही चीज होगी, या तो एजुकेशन होगी या फिर डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन या टेंशन होगा, दो में से कोई एक चीज होगी। दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। क्यों मैं कह रहा हूं, जो बच्चा शुरू से पढ़ता रहता है, ईमानदारी से मेहनत करता रहता है बेटा, ठीक है ना, उसका कभी कोई बैकलॉग इकट्ठा नहीं होगा। जो बहुत ही रेगुलर बच्चा है, रोजाना ईमानदारी से अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करता है, सब कुछ करता है, वो कभी भी बैकलॉग उसका इकट्ठा नहीं होगा। जब आपका बैकलॉग इकट्ठा नहीं होगा तो आप नर्वस नहीं होगे, जब आप नर्वस नहीं होगे तो आप फ्री माइंड से बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पढ़ रहे होगे। तो मुझे लगता नहीं है कि दोनों चीजें एक साथ चलती हों, आई डोंट थिंक सो। तो ये बात ध्यान रखना बेटा, हाँ आपको फाइट करना पड़ेगा बेटा, फाइट करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। हाँ तो इसलिए मैं आपसे ये बात कह रहा हूं, हिम्मत मत हारिए, फाइट करते रहिए, ठीक है। चलिए आइए तो शुरू करते हैं। ओके
आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा कोऑर्डिनेशन का नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, जिसमें मैं आज आपको पूरी IUPAC कंप्लीट कराऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम खत्म किए। ओके चलिए, जरा ध्यान से देखना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखिएगा। बात आती है नॉमेनक्लेचर की। नॉमेनक्लेचर एक ऐसा टॉपिक है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है ना। तो जरा ध्यान से समझिएगा कि आखिरकार नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। सिंपल कंपाउंड तो हमें पढ़ते पढ़ते ही याद हो जाते हैं, ठीक है ना। सोडियम क्लोराइड NaCl को सोडियम क्लोराइड आपने कब बोलना सीखा होगा, आपको खुद को नहीं पता होगा, बोलते बोलते ही याद हो जाते हैं। लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स की नेमिंग होती है ना बेटा, इसके लिए थोड़ी सी क्या करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, चीजों को समझना पड़ता है, एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न को समझना पड़ता है। तो आइए उस पैटर्न को पहले समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जरा ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि मैंने एक कॉम्प्लेक्स लिया है बेटा K4FeCN6। ओके, ये कॉम्प्लेक्स है। अब मुझे ये पता होना चाहिए कि भाई कैसे नेमिंग करना है, क्या करना है। तो ध्यान रखिए, याद करिए, मैंने बताया था कि कॉम्प्लेक्स में यूजली दो पार्ट होते हैं, एक कैटायनिक पार्ट होता है और एक एनायनिक पार्ट होता है। तो यहां पे ये सिंपल कैटायन है और ये कॉम्प्लेक्स एनायन है। होने में कॉम्प्लेक्स ऐसा भी हो सकता है लाइक दिस। और याद करिए, आप शायद पहचान ही गए होंगे ये कैसा कॉम्प्लेक्स है बेटा, जिसे कैटायनिक पार्ट कॉम्प्लेक्स है और एनायन कैसा है, सिंपल। तो अब चाहे कैटायन सिंपल हो और एनायन कॉम्प्लेक्स हो, या कैटायन कॉम्प्लेक्स हो या एनायन सिंपल हो, नेमिंग कैसे करनी है आइए जरा ये देखे लेते हैं। सबसे पहले हम नेमिंग करते हैं बेटा कैटायनिक पार्ट की। ये नंबर 1 मैंने जो यहां पे लिखा है वो इसीलिए लिखा है। तो नंबर 1 सबसे पहले हम किसकी नेमिंग करते हैं बेटा, कैटायनिक पार्ट की नेमिंग करते हैं, ठीक है। मान लीजिए मुझे इसका नंबर बोलना है, सॉरी इसका नाम बोलना है, तो मैं कैसे बोलूंगा, पोटेशियम। क्या बोलूंगा बेटा, पोटेशियम। ओके, आगे इसके बाद मैं जाऊंगा कॉम्प्लेक्स में। कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले जो नेमिंग की जाती है बेटा, लिखा जो जाता है वो नंबर ऑफ लिगेंड्स लिखा जाता है। तो ये देखिए मैंने इसको क्या लिख दिया, 2 पोटेशियम हेक्सा। देन उसके बाद लिगेंड का नाम लिखा जाता है। किसका नाम लिखा जाता है बेटा, लिगेंड का नाम लिखा जाता है, पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो। देन उसके बाद किसका नाम लिखा जाता है बेटा, CMA का नाम लिखा जाता है, पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो फेरेट। और आखिरी में जाकर के लिखा जाता है बेटा नंबर 5 ऑक्सीडेशन स्टेट। किसको लिखा जाता है बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, तो ये सीक्वेंस फॉलो करना पड़ता है, पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो फेरेट और जो भी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो, यानी कि यहां पे क्या है सेकंड, तो सेकंड लिख दिया जाता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर साइनाइडो कब हो गया, आयरन फेरेट कब हो गया, तो इस तरह के मन में डाउट्स आएंगे। तो यही तो चीज हमें पढ़नी है कि कब कैसे क्या हो गया, तो वो भी पढ़ाएंगे। पहले ये आपको होपफुली सीक्वेंस समझ में आ गया होगा कि नाम किसका कैसे लिखना है। बहुत सौ को यही नहीं पता होता है, तो ये पहले सबको पता होना चाहिए कि सबसे पहले कैटायनिक, फिर नंबर ऑफ लिगेंड, फिर नेम ऑफ लिगेंड, फिर नेम ऑफ CMA और आखिरी में ऑक्सीडेशन स्टेट। अब मान लीजिए कि यहां पे तो सिंपल कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन था, यहां तो कैटायन ही क्या है, कॉम्प्लेक्स है, तो कैसे होगा, अरे वेरी सिंपल, सबसे पहले नंबर ऑफ लिगेंड लिखेंगे। यानी कि कॉम्प्लेक्स लिखते समय सबसे पहले नंबर ऑफ लिगेंड लिखा जाता है, फिर उसके बाद नेम ऑफ लिगेंड लिखेंगे। वही पैटर्न चलेगा जो यहां पे था, पहले ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, अब ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। अरे हाँ या ना। देन उसके बाद क्या लिखेंगे बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। कितना हो गया, नंबर 4। ये कोई 0.5 मत समझ लेना भाई, ये शॉर्ट में मैंने लिख दिया है, क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट। और एंड में जाकर के लिखेंगे बेटा नंबर ऑफ लिगेंड, वो सॉरी नेम ऑफ एनायनिक पार्ट। क्या लिखेंगे, नेम ऑफ एनायनिक पार्ट, ठीक है। तो मान लो ये नाम जैसे इसका मुझे बोलना है तो क्या लिखूंगा, डाई एमीन, ठीक है ना। और यहां पे क्या लिख सकता हूं, सिल्वर,
देन ऑक्सीडेशन फर्स्ट, और देन क्या हो सकता है, क्लोराइड। अब जैसे बहुत सारे बोलेंगे कि आपने यहाँ पे जैसे आयरन को फेरेट बोला था, वैसे सिल्वर को आपने अर्जेंटेट क्यों नहीं बोल दिया, सिल्वर ही क्यों बोलने दिया। इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं कि कब एट बोलना है, कब एट नहीं बोलना है। तो बाय द एंड समरी इज दिस, यही तो हमें समझना है कि कब हमें नेम में क्या चीजें यूज करनी है और कब हमें क्या चीजें यूज नहीं करनी है। यही तो चीज हमको बेसिकली समझना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल शांत चित्त होकर के, ठीक है ना। मतलब जहां पे भी आप रूम में बैठे हुए हैं तो इस समय क्या करें, चुपचाप दरवाजा लगा दें और शांत मन से बिल्कुल मुझे सुने। जो जो बातें मैं बोल रहा हूं वो सारी बातें मैंने यहां पे लिख दी हैं, बस आपको शांत मन से मुझे सुनना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, जब भी आप कॉम्प्लेक्स का नाम लिखें, आई रिपीट, जब भी आप कॉम्प्लेक्स का नाम लिखें तो कैटायनिक पार्ट का नाम पहले लिखेंगे, एनायनिक पार्ट का नाम बाद में लिखेंगे। नेम ऑफ कैटायनिक पार्ट इज रिटन फर्स्ट and followed by name of anionic part with one word space, यानी कि कैटायन का नाम पहले, देन उसके बाद एनायन का नाम लिखेंगे और पूरे कॉम्प्लेक्स में सिर्फ एक जगह स्पेस छोड़ेंगे, कहां, कैटायन और एनायन का नाम लिखने के समय उनके बीच। जब आप कैटायन और एनायन का नाम लिख रहे हैं तो उनके बीच सिर्फ एक जगह स्पेस छोड़ेंगे। तो ये पॉइंट मैंने सबसे ऊपर लिख दिया है, आप देख सकते हैं। नेम ऑफ कैटायनिक पार्ट इज रिटन फर्स्ट एंड फॉलोड बाय नेम ऑफ एनायनिक पार्ट विद वन वर्ड स्पेस। चलिए अब आगे, मान लीजिए अब हमें कॉम्प्लेक्स की नेमिंग करनी है, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है ना, उसकी नेमिंग करनी है। तो सबसे पहले बेटा क्या करते हैं, हम जो भी लिगेंड की न्यूमेरिक वैल्यू होती है उसको लिख देते हैं। जैसे मान लो कोई लिगेंड सेम टाइप के हैं, 6 हैं तो हेक्सा लिख देंगे, 4 हैं तो टेट्रा लिख देंगे, है ना। तो नंबर ऑफ लिगेंड सबसे पहले लिखा जाता है। आई रिपीट, नंबर ऑफ लिगेंड सबसे पहले लिखा जाता है, देन उसके बाद नेम ऑफ लिगेंड लिखा जाता है। तो जैसे मान लो पोटेशियम, देन स्पेस, देन हेक्सा, और देन उसके बाद लिगेंड का नाम लिखा जाता है। मान लो अगर वो साइनाइड है तो क्या लिखूंगा, साइनाइडो। अब बात आती है कि लिगेंड की नेमिंग कैसे होती है, तो आइए उसको भी देखे लेते हैं, समझे लेते हैं। मान लीजिए कि कोई न्यूट्रल लिगेंड है तो नॉर्मली जैसे लिखना है, H2O है तो एक्वा लिखेंगे, अमोनिया है तो एमीन लिखेंगे, AMMINE, और क्या कहते हैं, ऐसे मतलब लिख दिया जाता है ना। लेकिन अगर एनायनिक लिगेंड है, कैसा लिगेंड है, एनायनिक। अच्छा, उसके पहले एक और भी चीज क्लियर कर दूं कि अगर पॉजिटिव लिगेंड है तो वो भी नॉर्मल कंडीशन में लिख दिया जाता है, जैसे हाइड्रोजिनियम, है ना। लेकिन अगर एनायनिक लिगेंड है, कैसा लिगेंड है, एनायनिक लिगेंड, तो एनायनिक लिगेंड में एक कहानी छुपी हुई है। क्या कहानी छुपी हुई है, जरा ध्यान से सुनना। न्यूट्रल लिगेंड्स हो चाहे पॉजिटिव लिगेंड्स हो, वो सब मैं आपको लिखवा ही चुका हूं, अगर आपको याद हो तो, ठीक है ना। उनके तो जो नाम होते हैं, एक्वा, एमाइन, ये वो जो भी होते हैं वो सब मैं लिखवा चुका हूं। एनायनिक लिगेंड में एक कहानी छुपी है। क्या, मॉडर्न IUPAC कहती है कि जो नेगेटिव लिगेंड होते हैं जिनके नाम के एंड में आइड होता है, उनको क्या कर दो, आइडो कर दो। कहने का मतलब है ओ लगा दो। क्या लगा दो, ओ। जैसे क्लोरो या क्लोराइडो, ब्रोमो, ब्रोमाइडो, या साइनो या साइनाइडो, ऐसे आप उनको यूज कर सकते हो। ओ लगा दो। क्या लगा दो, ओ। भाई साइनाइड बोलते हैं नहीं बोलते हैं, साइनाइडो बोलो। क्लोराइड बोलते हैं नहीं बोलते हैं, क्लोराइडो बोलो, ठीक है ना। मॉडर्न IUPAC कहती है कि ओ लगाना है। अब आप इसमें मत पड़ जाइएगा क्यों लगाना है, यहां पे क्यों से काम नहीं चलेगा। यहां पे बस आपको एक बात याद रखनी है, होता है मतलब होता है, दैट्स ऑल, बात खत्म, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या लगाना है बेटा, ओ लगा देना है। तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने सारे लिगेंड्स रख दिए हैं, मेन सब में आप नोटिस करेंगे, हाइड्रोक्साइड को आप हाइड्रोक्साइडो बोल रहे हो, H- को आप हाइड्राइडो बोल रहे हो, जैसे एमाइड को आप एमाइडो, इमिडो, सल्फाइडो, परॉक्साइडो या सुपरऑक्साइडो, नाइट्राइडो, ऑक्साइडो,
ऐसे सब में क्या लगा दो, जहां जहां आइड है वहां पे क्या लगा दो, ओ। तो जिस तरह से आइड में क्या करना है, ओ लगा के आइडो बनाना है, वैसे ही अगर आपको कहीं पे क्या मिले बेटा, एट मिले, क्या मिले, एट, या क्या मिले, आइट, तो आइट को क्या कर दो, आइटो, और एट को क्या कर दो, एटो। तो आओ जल्दी से समेटो, कैसे, कार्बोनेट, कार्बोनेटो, सल्फेट, सल्फेटो, नाइट्रेट, नाइट्रेटो, है ना। इसी तरह से मान लो अगर नाइट्राइट है तो नाइट्राइटो, एसिटेट तो एसिटेटो, है ना, और उसी तरह से सल्फाइटो। तो ये कहने का मतलब यह है कि आइट हो या एट हो, सब में क्या लगा दो, ओ लगा दो। आइट आइटो, एट एटो में बदल जाएगा, साथ के साथ आइड आइडो में बदल जाएगा, है ना। तो ये सिंपल सा है, ओ लगा देना है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम जब K4FeCN6 का नाम बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, पोटेशियम, हेक्सा, ठीक है ना, साइनाइडो बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, वो इसीलिए बोलते हैं। चलिए यहां पे एक बात ध्यान रखिए, मैंने आपके लिए क्यूएसपी छोड़ा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्यूएसपी है, क्या कि ये जो ओ लगा रहे हो ना, ये तब अप्लाई नहीं होगा जब किसी लिगेंड के नाम के एंड में क्या लगा हो, आइल, क्या लगा हो, आइल। जैसे मिथाइल है तो बेटा मिथाइल ही बोलेंगे, इसको मिथाइलो नहीं करेंगे। इथाइल इथाइलो ही, इथाइल इथाइल ही रहेगा, इथाइलो नहीं बोलेंगे। तो ये ध्यान रखिए। होता क्या है ना, मैंने कई जगह देखा है, कभी कभी इसको बहुत गलत तरह से समझा दिया जाता है या गलत तरह से समझ लिया जाता है। बच्चे क्या सोचते हैं कि ऑर्गेनिक लिगेंड के साथ ओ नहीं लगेगा, गलत, ऐसा नहीं है भाई। आप ऐसे देखिए, ऑक्सिलेट को भी तो आप ऑक्सिलेटो बोलते हो, ग्लाइसिनेट को भी तो आप ग्लाइसिनेटो बोलते हो, एसिटेट को भी तो आप एसिटेटो बोलते हो। तो ऐसा नहीं है। बेसिकली समस्या यह है कि जहां पे पहले से ही क्या लगा हुआ है बेटा, आइल वर्ड एज ए सफिक्स लगा हुआ है, आप वहां पे एक और सफिक्स ऐड नहीं करेंगे। तो ओ लेटर वहां पे सफिक्स की तरह यूज नहीं होता है जहां पे पहले से ही आइल वर्ड छुपा हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल मिथाइल मिथाइल ही रहेगा, इथाइल इथाइल ही रहेगा, ठीक है ना, और एलाइल एलाइल ही रहेगा। मतलब कुल मिलाकर के आइल लगा है तो वो आइल ही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इतना अगर समझ में आ गया तो अब थोड़ा सा लिगेंड के बारे में और डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। ये तो नेमिंग का बेसिक फंडा हो गया चार्ज के बेसिस पे। किसके बेसिस पे, चार्ज। अब थोड़ा टाइप के बेसिस पे समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि एक से ज्यादा सेम टाइप के लिगेंड्स प्रेजेंट हो। आई रिपीट, एक से ज्यादा सेम टाइप के लिगेंड्स प्रेजेंट हो तो हम उनके नामों में क्या यूज करते हैं बेटा, डाई, ट्राई, टेट्रा, ऐसे वर्ड यूज करते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 6 साइनाइड है तो मैं हेक्सा साइनाइडो बोलूंगा, 2 अमोनिया है तो मैं डाई एमीन बोलूंगा, बोलूंगा नहीं बोलूंगा। तो डाई ट्राई वर्ड यूज किया जाता है सेम टाइप के अगर एक से ज्यादा लिगेंड्स प्रेजेंट हो तो एज पर रिक्वायरमेंट यूज कर लिया जाता है। लेकिन कुछ लिगेंड्स ऐसे भी होते हैं बेटा जिनके नामों में डाई ट्राई वर्ड पहले से ही छुपा होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो ईएन को ले लो, किसको ले लो, ईएन। अगर आप ईएन का नाम बोलोगे तो क्या बोलोगे, इथाइलिन डाईएमीन। आई रिपीट, क्या बोलोगे, इथाइलिन डाईएमीन। अब मान लो कि ईएन कितने हैं बेटा, सपोज 2 हैं। कितने ईएन है, सपोज 2 हैं। तो क्या मैं इसको ऐसे बोलूंगा, डाई इथाइलिन डाईएमीन? कसम से कह रहा हूं, अर्थ का अनर्थ हो गया। आई रिपीट, अर्थ का अनर्थ हो गया। कहने का मतलब यह है कि ईएन में यानी कि इथाइलिन डाईएमीन में डाई वर्ड पहले से ही इन्वॉल्व है। तो आप क्या करेंगे बेटा, उस डाई वर्ड को, आई रिपीट, उस डाई वर्ड को आप इस तरह से एज ए प्रीफिक्स यूज नहीं कर सकते। डाई इथाइलिन डाईएमीन बोलने का मतलब ही अलग हो गया, यानी कि 2 इथाइलिन है 2 एमीन है, एक अलग ही चीज चली गई। तो जिनमें पहले से ही क्या हो, डाई ट्राई वर्ड छुपा हुआ हो, उनके नामों के साथ डाई ट्राई वर्ड यूज नहीं होता। तो फिर क्या यूज होता है बेटा, बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस, ऐसे वर्ड्स एज ए प्रीफिक्स यूज होते हैं एज पर
रिक्वायरमेंट। मान लो मुझे ईएन बोलना है कि भाई ईएन 2 हैं, तो मैं डाई इथाइलिन डाईएमीन नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा बिस इथाइलिन डाईएमीन। क्या बोलूंगा? बिस इथाइलिन डाईएमीन। आगे मान लो बहुत सारे लिगेंड्स हैं और अलग अलग टाइप के हैं। आई रिपीट, बहुत सारे लिगेंड्स हैं लेकिन अलग अलग टाइप के हैं, तो फिर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर का यूज करते हैं। जी हाँ, मान लीजिए पहला अगर लेटर सेम है, बहुत से बच्चों को ऐसा डाउट आता है कि मान लो सर अगर पहला लेटर सेम है तो क्या करेंगे? अरे कुछ नहीं करेंगे यार, दूसरे पे आ जाएंगे। दूसरा सेम है, तीसरे पे आ जाएंगे। अब ये मत बोल देना सर मान लो सारे सेम हो तो क्या करेंगे? अबे सारे सेम है तो इसका मतलब लिगेंड ही सेम है, बात ही खत्म। फिर तो डाई ट्राई लगाएंगे या बिस्ट्रेस लगाएंगे जिसकी भी जरूरत होगी। तो ये बात ध्यान रखिए, क्या कि अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर का यूज हम कब करेंगे? जब एक से ज्यादा डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स प्रेजेंट हों। जस्ट इमेजिन एक अमोनिया है। क्या है बेटा? अमोनिया। और एक आपका मान लो H2O है, एक आपका क्या है? क्लोरीन है, एक आपका क्या है? साइनाइड है, क्लोराइड है, साइनाइड है, इस तरह से है। तो पहला लेटर आपने ले लिया ए, और एक और ले लो भाई, क्या ले लें? ब्रोमाइड। ओके, ये लो भाई। अब एक आपने पहला लेटर क्या लिया? ए, यहां पे क्या आ गया? सी, यहां पे क्या आ गया? सी, यहां पे क्या आ गया? बी। तो सबसे पहले नो डाउट इन इट किसका नाम ले भाई? अरे भाई सबसे पहले अमोनिया NH3 और H2O का नाम जाएगा, देन ब्रोमाइड का जाएगा। लेकिन ये दोनों ए से चालू होते हैं, तो इसके बाद कौन जाएगा? ये M, और ये क्या है? एक्वा यानी कि Q। तो भाई दौड़ में सबसे आगे कौन निकला? 1। सबसे पहले अमोनिया का नाम लिखेंगे, फिर एक्वा का नाम लिखेंगे, फिर नंबर 3 पे किसका नाम लिखेंगे बेटा? इसका। अब देन उसके बाद बात आती है साइनाइड और क्लोराइड में। तो सी दोनों से चालू हो रहे हैं, लेकिन क्लोराइड में पहले यहां पे क्या आएगा बेटा? H आएगा, जबकि यहां पे क्या आएगा? Y आएगा। तो अब ये भी डिसाइड हो गया कि 4 नंबर पे ये जाएगा, 5 नंबर पे ये जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं बेटा? फाइनली नॉमेनक्लेचर आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब लिगेंड्स की पूरी नेमिंग हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, उसके बाद हम CMA पे फोकस करते हैं। अब CMA का नाम कैसे हमें लिखना है ये भी ध्यान से सुन लीजिए। बेसिकली हम CMA के नाम में आपने कई बार देखा होगा एट वर्ड का यूज करते हैं एज ए कैसे सफिक्स। कैसे यूज करते हैं बेटा? एट वर्ड का यूज करते हैं एज ए सफिक्स। ओके, करते हैं नहीं करते हैं? ये तभी करते हैं जब कॉम्प्लेक्स पर एनायनिक चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, आई मीन वो एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो, नेगेटिव चार्ज हो। ओके, तभी हम एट वर्ड का यूज करते हैं। किसके साथ? CMA के साथ। फेरेट, कोबाल्टेट, अर्जेंटेट, निकलेट, मैग्नेट, क्रोमेट। बात समझ में आ रही है? ये तभी हम जिंकेट, क्यूपरेट, ये तभी हम यूज करते हैं, है ना? हाँ, क्यूपरेट बोलना, कॉपरेट मत बोल देना, ठीक है ना? थोड़ा सा कॉपरेट करना, चीजों को ध्यान से सुनना। हाँ, तो ये नाम हम तभी यूज करते हैं बेटा, ये एट तभी यूज करते हैं जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर नेगेटिव चार्ज आ रहा हो। कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे क्या आ रहा हो बेटा? नेगेटिव चार्ज आ रहा हो। मान लो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज है, या मान लो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज ही नहीं है, तो फिर हम एट वर्ड का एज ए सफिक्स यूज नहीं करते। दैट्स ऑल। उस कंडीशन में हम एट वर्ड का एज ए सफिक्स यूज नहीं करते। तो इफ द कॉम्प्लेक्स इज न्यूट्रल और प्रोवाइड कैटायनिक कॉम्प्लेक्स आयन, देन द सेंट्रल एटम मेटल एंड इज टू बी नेम्ड एज इट इज। मतलब एज इट इज लिख दिया जाता है। Fe होगा तो आयरन लिख देंगे, कॉपर होगा तो कॉपर लिख देंगे, कोबाल्ट होगा तो कोबाल्ट लिख देंगे। एट वर्ड यूज नहीं करेंगे। तो एट कब यूज करते हैं? ये। लेकिन इसमें भी अब एक कहानी है छोटी सी। क्या? ये देखिए मैंने QSP लिख दिया है। यूजली क्या होता है बेटा? लैटिन नेम यूज होते हैं, लेकिन कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो जिनके केवल और केवल इंग्लिश नेम यूज होते हैं। ओके, क्या यूज होते हैं बेटा? इंग्लिश नेम यूज होते हैं, और उन्हीं इंग्लिश नेम के साथ क्या किया जाता है? एट वर्ड लगा दिया जाता है। जैसे HG है
तो मर्क्यूरेट ही बोलेंगे हमेशा। जैसे एसबी है तो उसको एंटीमोनेट ही बोलेंगे। जैसे टंगस्टेट है, जैसे डब्ल्यू है उसको टंगस्टेट ही यूज करेंगे। यानी कि उनके इंग्लिश नेम के साथ एट वर्ड हम एज ए सफिक्स यूज करेंगे। ठीक है, इंग्लिश वर्ड के साथ, इंग्लिश नेम के साथ। ओके, ये बात ध्यान रखिए। तो और फाइनली आखिरी क्या होता है बेटा, जब सब लिख दिया जाता है तो फाइनली कोऑर्डिनेट जो ब्रैकेट होता है, तो उस ब्रैकेट में क्या करते हैं हम, सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देते हैं। वो भी किसमें, रोमन में, इंक्लूडिंग जीरो। जीरो मतलब वही जीरो, अपना वाला जो जीरो। ठीक है, फाइनली तो ये चीज ध्यान रखिए। ये थी पूरी कंप्लीट नेमिंग किसकी, नॉर्मल कंपाउंड्स की, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की। अब आप बोलेंगे नॉर्मल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की मतलब, नॉर्मल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से मेरा कहने का मतलब है कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स, तो इनकी नेमिंग भी अभी हम पढ़ेंगे, नो डाउट इन इट। लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा हम एक शॉर्ट में रिकैप कर लें। नंबर 1, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। हां, शुरू करूं, बहुत ध्यान से सुनना। नंबर 1, कैटायनिक पार्ट का नाम पहले लिखेंगे, एनायनिक पार्ट का नाम बाद में, विद वन वर्ड स्पेस, खत्म। दूसरा, कॉम्प्लेक्स की नेमिंग करते समय सबसे पहले नंबर ऑफ लिगैंड, देन नेम ऑफ लिगैंड, ओके, देन नेम ऑफ सीएमए। लिगैंड का नाम लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। न्यूट्रल है जैसे लिखते हैं लिख देंगे, पॉजिटिव है तो ईएम लगा के लिख देंगे, हाइड्रोजनियम बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले। लेकिन अगर मान लो नेगेटिव है, कैसा है, नेगेटिव, तो मॉडर्न आईयूपीएससी कहती है भैया उसके साथ में ओ लेटर, ठीक है, एज ए सफिक्स यूज करेंगे। एट, एटो में बदल जाएगा, आइट, आइटो में बदल जाएगा, आइड, आइडो में बदल जाएगा। क्लियर है। चलिए, मान लीजिए एक से ज्यादा सेम टाइप के लिगैंड है, तो डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, जो रिक्वायरमेंट है उस तरह से लिखेंगे। लेकिन अगर डाई ट्राई जैसे वर्ड्स पहले से ही लिगैंड के नाम में प्रेजेंट हो, जैसे कि ईएन, इथाइलिन डाइएमीन बोला था ना, तो उनके नाम में हम फिर बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस ऐसे प्रीफिक्स यूज करेंगे। मान लीजिए एक से ज्यादा लिगेंड्स हैं लेकिन डिफरेंट टाइप के हैं, तो फिर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर का यूज करेंगे। ये सब करने के बाद फाइनली हम क्या करेंगे, हम करेंगे बेटा सीएमए का नाम, सीएमए का नामकरण करेंगे। मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे अगर पॉजिटिव चार्ज है या कोई चार्ज ही नहीं है, तो हम सीएमए का नाम जैसा है वैसा लिख देंगे। Fe को चुपचाप आयरन लिख देंगे, कॉपर को कॉपर लिख देंगे, कोबाल्ट को कोबाल्ट लिख देंगे, निकिल को निकिल लिख देंगे, जो जैसा है वैसा लिख देंगे। लेकिन अगर इस पर नेगेटिव चार्ज है कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर, तो एट एज ए सफिक्स यूज करेंगे। कोबाल्ट कोबाल्टेट हो जाएगा, जिंक जिंकेट हो जाएगा, निकिल निकलेट हो जाएगा। समझ में आया। लेकिन कुछ मेटल ऐसे होते हैं जिनके सिर्फ इंग्लिश नेम के साथ ही हम क्या करेंगे, एट वर्ड एज ए सफिक्स यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मर्क्यूरेट, एंटीमोनेट, टंगस्टेट, फलाना ढिमाका। ओके, वैसे इस केस में और फलाना ढिमाका नहीं होता है, जो है ये आपको मैंने लिखवा दिए हैं। आगे जब नेमिंग वेमिंग हो जाती है, इसके बाद सीएमए की नेमिंग के बाद फाइनली ऑक्सीडेशन स्टेट को लिखा जाता है, और ये ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन में लिखी जाती है, इंक्लूडिंग जीरो। दैट्स ऑल। आज से पहले कभी आपने ये सब पढ़ा नहीं पढ़ा, गॉड नोज बेटर, आई डोंट नो। बस इतने से पॉइंट्स हैं, सिंपल से पॉइंट्स हैं, बड़े आराम से आपको समझ में आ जाएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, अब बात आती है ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स की। सर
इसके कोई एग्जाम्पल नहीं बताओगे? ये जो आपने बताए भाई मैंने कब कहा कि अभी नॉमेनक्लेचर खत्म हो गया? अभी मैं आपके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल भी लाया हूं, क्वेश्चन भी लाया हूं, आप निश्चिंत रहें, ठीक है? आइए, हाँ, तो मैं ये कह रहा था, जरा ध्यान से देखना, पॉलीन्यूक्लियर और ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। पॉलीन्यूक्लियर या ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जैसा आप देख सकते हैं कि इसमें 2 CMA हैं और बीच में ब्रिज लिगैंड दिखाई दे रहा है। तो 2 CMA होने की वजह से पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स बोल दिया, ब्रिज लिगैंड होने की वजह से ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स बोल दिया, ठीक है ना? ऐसे कॉम्प्लेक्स भी पाए जाते हैं। तो इनकी नेमिंग बेसिकली वैसे तो बड़ी टफ होती है, लेकिन इतनी भी टफ नहीं होती है कि आप कर ना सको, कर सकते हो, चिंता मत करो। लेकिन मैंने नोटिस किया है कि इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े कम हैं। मतलब ओलंपियाड लेवल पे देखा जाए, कहीं देखा जाए तो आए हैं, लेकिन मेंस एडवांस लेवल में अभी तक ऐसे क्वेश्चन मैंने नहीं देखे हैं। ओके, कम ही देखे हैं या नहीं देखे हैं, यूं कह सकता हूं, ठीक है? चलिए, इनकी नेमिंग कैसे होती है बेटा? इनकी नेमिंग 2 तरीके से होती है। कैसे? लेफ्ट टू राइट चलते जाइए और जो मेन रूल मैंने अभी आपको सिखाए उनको फॉलो करते जाइए। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी कॉम्प्लेक्स का नेमिंग करने से पहले एक बात हमेशा ध्यान रखना, CMA की ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लेना। आई रिपीट, CMA की ऑक्सीडेशन स्टेट अच्छे से चेक कर लेना। कई बार आप देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट क्वेश्चन पूछा होगा, बताओ भाई कॉम्प्लेक्स दिया होगा, बोला होगा इसका नाम बताओ क्या होगा। तो कई बार आप ऑक्सीडेशन स्टेट आप जब देखेंगे तो पता चलेगा 2 ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गए। किस्मत अच्छी हुई तो 3 ऑप्शन आपको पता चलेंगे, अरे तीनों ही गलत हैं, बस यही वाला सही है। तो ये बहुत फायदा मिलता है, ऑक्सीडेशन पे फोकस करें। तो बाहर आप देख सकते हैं सल्फेट है, और वो भी कितने हैं? 2 हैं, यानी कि बाहर -4 है, यानी कि यहां पे +4 है, और अंदर -1 यानी कि -2 होते हुए भी बाहर +4 है, यानी कि अंदर +6 है, और अंदर +6 है तो इसका मतलब दोनों पे +3 है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों में अलग अलग हो। नहीं नहीं नहीं, अलग नहीं, सेम रखा जाएगा। तो +3 दोनों पे है। तो अब आप देखिए, +3 यानी कि +6 एंड -2 यानी कि +4, दैट्स व्हाई हियर इज टोटल -4। सल्फेट 2 हो गए ना, -2 ऑन ईच। ओके, अब ऐसे कॉम्प्लेक्स की जो नेमिंग होती है बेटा वो 2 तरह से होती है। कैसे? एक तो जो सामने आ रहा है, नॉर्मल मेथड को फॉलो करते जाइए, आंसर देते जाइए, जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले क्या? एक्वा, तो लिखूंगा टेट्रा एक्वा, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद क्या आया? आयरन आया, टेट्रा एक्वा आयरन। अब आप देखिए मैंने आयरन ही लिखा, फेरेट नहीं लिखा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज है। तो टेट्रा एक्वा आयरन आयरन थर्ड। बात समझ में आई? टेट्रा एक्वा आयरन थर्ड। अब ये हाइड्रोक्साइड है, ये एमाइड है, तो ए पहले आएगा और एच बाद में आएगा। तो म्यू एमाइडो, म्यू हाइड्रोक्साइडो। सर ये म्यू क्या होता है बेटा? जो ब्रिज लिगेंड्स होते हैं उनके साथ एक ग्रीक लेटर एज ए सिंबल यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड म्यू। म्यू के नाम से जाना जाता है। तो ब्रिज लिगेंड के साथ म्यू वर्ड एज ए, आप कह सकते हैं म्यू लेटर एज ए प्रीफिक्स यूज होता है। तो म्यू एमाइडो, म्यू हाइड्रोक्साइडो, यानी कि ये बता रहा है म्यू कि ये वही देखो ब्रिज लिगेंड है। आगे म्यू एमाइडो, म्यू हाइड्रोक्साइडो। उसके बाद वापस से आ जाइए, टेट्रा एक्वा आयरन थर्ड सल्फेट। अब बहुत से बोलेंगे सर यहां से यहां जब लेफ्ट टू राइट जा रहे थे तो पहले तो आयरन आया फिर वो एक्वा आया, लेकिन आपने तो पहले टेट्रा एक्वा बोल दिया फिर आयरन। अरे भाई मैंने क्या बोला? लेफ्ट टू राइट चलते जाइए, जो नाम आ रहे हैं जो आ रहे हैं बोलते जाइए, लेकिन अपने बेसिक रूल को मत तोड़िए। बेसिक रूल कहता है पहले नंबर ऑफ लिगेंड लिखूंगा फिर CMA लिखूंगा, पहले नंबर ऑफ लिगेंड लिखूंगा फिर नेम ऑफ लिगेंड लिखूंगा फिर CMA लिखूंगा। वो बेसिक रूल को नहीं तोड़ना है। आई रिपीट, बेसिक रूल को नहीं तोड़ना है, हमेशा उसको जो फॉलो करना है। तो टेट्रा एक्वा आयरन 3, म्यू एमाइडो, म्यू हाइड्रोक्साइडो, टेट्रा एक्वा आयरन 3 और सल्फेट। अब आप बोलेंगे क्या इसको और भी किसी तरह से लिख सकता हूं? हां, हम चाहें तो इसको थोड़ा सा छोटा
कर सकते हैं। इसके लिए मैं चाहता तो वो नाम यहां पे लिख के ला सकता था, लेकिन वो मैं चाहता हूं कि आपके लिए मैंने जानबूझ के छोड़ा है। मैं धीरे धीरे बोलूंगा, आप ध्यान से देखते जाइएगा। मैं चाहता था कि ये नाम आप अपने हाथ से लिखें, इसलिए मैं जानबूझ के यहां पे नहीं लाया हूं लिख के। आप अभी लिख के देखिएगा, आपको लगेगा हाँ यार बात तो सही है। क्या ये नाम आपको बहुत लंबा दिखाई दे रहा होगा? हम इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे। कैसे? हम इसको सबसे पहले ब्रिज लिगेंड से शुरू कर सकते हैं। किससे शुरू कर सकते हैं? ब्रिज लिगेंड से। कैसे? म्यू एमाइडो लिखते जाइए, म्यू एमाइडो, म्यू हाइड्रोक्साइडो लिखते जाओ, म्यू एमाइडो, म्यू हाइड्रोक्साइडो लिख दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। कितने एक्वा दिखाई दे रहे हैं बेटा? आई रिपीट, कितने एक्वा दिखाई दे रहे हैं? 8। ऑक्टा एक्वा, आई रिपीट, ऑक्टा एक्वा, ऑक्टा एक्वा लिख दिया। मैं दोबारा बोलता हूं, म्यू एमाइडो, म्यू हाइड्रोक्साइडो, ऑक्टा एक्वा, डाई आयरन, डाई आयरन, डाई आयरन 3। मैं बोलूं 3 4 कुछ भी बोलूं, आपको रोमन में ही लिखना है। 3 सल्फेट। ये तरीका भी होता है बेटा। म्यू एमाइडो, म्यू हाइड्रोक्साइडो, ऑक्टा एक्वा, डाई आयरन 3 सल्फेट। खत्म, बहुत ही सिंपल। अच्छा, इसको हम दूसरी तरह से, अब आप बोलेंगे हाँ सर छोटा तो हुआ है, कुछ तो छोटा हुआ है, लेकिन इतना भी छोटा नहीं हुआ है। चलो और इसको छोटा कर देते हैं। कैसे? हो जाइए शुरू। एक और नाम है इसका, बोलूं? म्यू एमाइडो, म्यू हाइड्रोक्साइडो लिख के खत्म करो। म्यू एमाइडो, म्यू हाइड्रोक्साइडो, म्यू एमाइडो, म्यू हाइड्रोक्साइडो लिख दिया। अब आप देखिए आगे का जो मैं नाम बोलने वाला हूं, उससे पहले क्या लगा लीजिए? बिस, और ब्रैकेट शुरू कर दीजिए। होता क्या है कि ये जो बिस ट्रेस हम जिसके लिए भी लगा रहे हैं, उसके नाम को हम ब्रैकेट में लिखते हैं, ताकि हमें पता चल जाए भाई आखिरकार हम बिस लगा किसके लिए रहे हैं। मैथ्स के स्टूडेंट हो, बड़ी आसानी से चीज को समझ जाओगे, मुझे पता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है भाई, नीट वाले भी समझ जाएंगे, उनके पास भी दिमाग की कोई कमी नहीं होती है, चिंता मत करो, वो भी बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, डोंट वरी। तो जरा ध्यान से सुनिएगा। म्यू एमाइडो, म्यू हाइड्रोक्साइडो, बिस लिख लिया। अब ब्रैकेट शुरू करिए, और जब तक मैं ना बोलूं तब तक ब्रैकेट को बंद मत करना, ओके। तो म्यू एमाइडो, म्यू हाइड्रोक्साइडो, बिस, ब्रैकेट शुरू, टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा। 3 बार बोल दिया, लिखना एक ही बार था। हाँ, बाद में बोलो सर हम तो 3 बार लिख के बैठे हुए थे। हाँ, टेट्रा एक्वा, आयरन 3, आयरन 3, ब्रैकेट अभी चालू ही रखना, बंद मत कर देना। दोबारा बोलता हूं, म्यू एमाइडो, म्यू हाइड्रोक्साइडो, बेस, ब्रैकेट शुरू, टेट्रा एक्वा, आयरन 3, ब्रैकेट क्लोज, सल्फेट। अब आप देखिए, आपने बिस लगाया है, और बिस लगाने के बाद ब्रैकेट के अंदर आपने टेट्रा एक्वा लिखा है, यानी कि बिस हो गए 2, अंदर हो गए टेट्रा 4, कितने हो गए? 8। 8 ही तो होते हैं। और आप देखिए आयरन के साथ आपने डाई नहीं लगाया, आयरन को आपने अकेला ही रहने दिया। यस और नो? तो ये नाम को छोटा करने के लिए हमने बिस यूज किया, क्योंकि बहुत से बच्चे होंगे वो बोलेंगे सर एक्वा में तो कहीं डाई ट्राई वर्ड ही नहीं था, फिर आपने यहां पे बिस क्यों यूज कर लिया? नाम को छोटा करने के लिए हमने ऐसा किया, ओके। नाम को छोटा करने के लिए भी हम ऐसा यूज कर सकते हैं। तो आप देखिए एक ही कॉम्प्लेक्स है और उसके 3-3 नाम है, तो ऐसा कई बार होता है, 2-2 3-3 नाम होते हैं बेटा, पॉसिबल है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, और मतलब बहुत ही सिंपल है, घबराने वाली बात नहीं है। चलिए
अब आगे बढ़ते हैं। ये मैं आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स लाया हूं और आपको बहुत ध्यान से अच्छे से इनको देखना है और समझना है। प्लस मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी लाया हूं, उनको भी क्वेश्चंस को करना है। कुछ आज मैं आपके लिए होमवर्क भी लाया हूं भाई कि आपको वो घर बैठ करके काम करना है, उनके आईयूपीएससी नेम बनाने हैं, ठीक है। तो ये भी अपन करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आईयूपीएससी नेम ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिए हैं उनके आईयूपीएससी नेम बताइए। के फॉर एफिसियन होल 6 है, आई थिंक कौन नहीं बता देगा। पोटेशियम, हेक्सा, साइनाइडो, फेरेट, है ना, 2, यही तो बोलोगे ना पोटेशियम, बिल्कुल सही जवाब है, यही होता भी है। लेकिन मजे की बात ये क्या, इसके और भी नाम होते हैं। जी हां, इसके और भी नाम होते हैं। एक इसका नाम होता है बेटा टेट्रा पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो फेरेट, और एक इसका नाम होता है पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो फेरेट 4-। अब आप बोलेंगे सर ये क्या कहानी है। देखो ये नाम जो आपने अभी पढ़ा है, इसको बेसिकली हम किस नाम से जानते हैं बेटा, स्टोक्स सिस्टम के नाम से जानते हैं। यानी कि जो थ्योरी मैंने आपको एक्चुअल में अभी पढ़ाई है वो एक तरह से क्या है, स्टोक्स लॉ कहलाती है या स्टोक सिस्टम कहलाती है। लेकिन मेरी ही तरह एक महान साइंटिस्ट हुए, मैंने पैदा होने में थोड़ी देरी कर दी थी, ये पहले पैदा हो गए। इनका नाम था बेटा इविंग बेसेट, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक अपनी थ्योरी दी। इन्होंने कहा ऑक्सीडेशन स्टेट की जगह हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा, चार्ज भी लिख सकते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज भी लिख सकते हैं। तो जैसे आपको पता है कि यहां पे -4 आता है, तो आप क्या करिए, पोटेशियम स्पेस हेक्सा साइनाइडो फेरेट 4- लिख दीजिए, दैट्स ऑल, सिंपल। तो ये इन्होंने बोला। अच्छा, इससे भी आगे एक और भी आता है, अल्टरनेटिव नेम आता है, और वो क्या आता है, वो बोलता है ना तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज लिखो ना ऑक्सीडेशन लिखो, बस इसको टेट्रा पोटेशियम कर दो। याद है मैं आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सिखाता हूं, कैसे सिखाता हूं, ऐसे ही तो सिखाता हूं ना। देखो बाहर +4 है तो यहां पे -4 होगा, और जब यहां -4 है और अंदर -6 होते हुए भी बाहर -4 है तो अंदर +2 होगा। इसी तरह से तो सिखाता हूं ना। तो वो कह रहा है कुछ मत करो, बस पोटेशियम को टेट्रा पोटेशियम बोल दो। पोटेशियम को क्या बोल दो, टेट्रा पोटेशियम बोल दो, बात अपने आप सॉल्व हो जाएगी। तो ये हो गया बेटा हमारा क्या, टेट्रा पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो फेरेट। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये वाला जो नाम है, सेकंड वाला नाम, कौन सा वाला, सेकंड वाला नाम, नॉट इन आईआईटी। ये जो पॉइंट है आज मैं कह रहा हूं क्या, नॉट इन आईआईटी सिलेबस। हो सकता है कभी ऐसा हो कि K4 FE-CN6 का आपसे नाम पूछा जाए और मालूम चले वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, और मालूम चले कि उसमें तीनों नाम दिए हों, एंड फाइनली आप बोल के आ रहे हो कि हाँ भाई ये इसके तीनों नाम होते हैं, ठीक है। तो ऐसा कभी भी पॉसिबल है, तो मजबूरी होती है, बताना जरूरी होता है। खैर आइए, इसी तरह से अब आगे, जैसे ये है PTCl3। अब देखिए पहले वाले में सब सेम सेम थे। आप एक चीज इसमें कैच करिएगा, ध्यान से देखिएगा, मैंने हर एक तरह का एक एक एग्जांपल लिया है। देखिए पहले वाले में उसी सीक्वेंस में लिया है जिस सीक्वेंस में पढ़ाया है। पहले वाले में सब सेम थे, हेक्सा लगा। अब देखिए यहां पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगेगा। क्या लगेगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब आप देखिए यहां पे बिस वाला केस आ गया। कौन सा केस आ गया, बिस वाला केस आ गया। ये देखिए ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाला केस आ गया। कौन सा केस आ गया बेटा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाला केस आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह के नाम अक्सर पूछ लिए जाते हैं बेटा। हाँ, तो ये नाम आपको बनाने आने चाहिए। ओके, बस आपको ध्यान ये रखना है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो CMA के नाम के साथ एट लगाना है, नहीं है तो नहीं लगाना है। तो आज मैं आपको ये सारे एग्जाम्पल्स यहां पे बता दूंगा, आप चिंता ना करिए, सारे एग्जाम्पल्स मैं बता दूंगा। अभी आप 1 बाय 1 करके सारे एग्जाम्पल्स देख लेंगे, ठीक है, और उनमें क्या स्पेशलिटी है वो भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन मैं आज आपके लिए कुछ क्वेश्चन लाया हूं, वो आपको अपने दम पे करना होगा। खैर, उसके पहले मैं आपको बता दूं, आप जल्दी से स्लाइड को क्या करें, मतलब लेक्चर को क्या करें,
पॉज करें। क्या करें? वीडियो को, जी हाँ, वीडियो को पॉज करें और वीडियो को पॉज करके जल्दी से ये सारे नाम आपके ऑन पेपर बने हुए होने चाहिए। मैं एक एक करके सब नाम लाना शुरू करूंगा सामने, आप क्रॉस चेक करेंगे कि आपका आंसर सही है या नहीं है। ओके, तो मैं सामने से हट गया हूं, जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और आंसर बताइए। तो होपफुली आपने वीडियो पॉज करके आंसर चेक कर लिए होंगे, सोच लिए होंगे। आइए एक एक क्वेश्चन देखते हैं किसका आंसर क्या है। पहला देखिए, कॉम्प्लेक्स कैटायन है, कॉम्प्लेक्स एनायन है, वेरी सिंपल। टेट्राएमाइन प्लेटिनम बोलूंगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स पे +2 चार्ज है, और यहां पे प्लेटिनेट बोलूंगा क्योंकि -2 चार्ज है। नाम चेक कर लो, अगर यही नाम आ रहा है तो जरा मैसेज जरूर करके बता देना कि आपके कितने नाम सही हुए, ठीक है ना। ये कुछ नाम इधर हैं और कुछ नाम इधर हैं। ओके, तो आपको पता चलना चाहिए कि आपके कितने नाम सही हुए। आगे देखिए बेटा, ये है C5H5 माइनस साइक्लोपेंटाडाइनाइल। याद करिए, मैंने इसके दो टाइप बताए थे, एक लोन पेयर देने में कैपेबल है और एक पाई इलेक्ट्रॉन देने में कैपेबल है। अगर लोन पेयर देने वाला, उसके साथ ये ईटा 1 यूज होगा, और जो पाई इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसके साथ ये ईटा 5 यूज होगा क्योंकि 5 कार्बन है। करेक्ट। तो आइए मैं नाम दिखाने जा रहा हूं, आप चेक करिए कि आपका ये नाम सही है या नहीं है। लेट्स सी। देखो, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, डाई वर्ड आ रहा है और ये कितने हैं? 2। इसलिए देखो नाम की शुरुआत में बिस आया, बिस ईटा 1 साइक्लोपेंटाडाइनाइल। ईटा 1 कब आएगा? जब वो लोन पेयर दे रहा हो और एक कार्बन एसोसिएट हो। जब सारे के सारे 6 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो पांचों कार्बन एसोसिएट हैं, तो ईटा 5 आएगा। अच्छा, यहां पे ये फर्क नहीं पड़ता 1 पहले आएगा, वो पाई पहले आएगा, सिग्मा पहले आएगा, इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये नाम चेक कर लीजिए, टाइटेनियम 4th। आगे ये देखिए, यहां पे ईटा 6 आएगा इसके नाम के साथ, और ये लीजिए। अब कुछ बच्चों को ये नाम देखते ही एक ऑब्जेक्शन होगा, क्या सर यहां पे डाई क्यों नहीं आया, बिस क्यों आया? तो देखिए, आप डाई भी लगा सकते थे, बिस भी लगा सकते थे, लेकिन यहां पे बिस क्यों आया मैं बता दूं। आईयूपीएससी कहता है कि ऐसे कंपाउंड जिनके डेरिवेटिव्स में, आई रिपीट, ऐसे कंपाउंड जिनके डेरिवेटिव्स में डाई ट्राई वर्ड यूज हो सकता है, तो उनके एक्चुअल कंपाउंड में क्या करो, बिसी लगा दो। जैसे मैं मान लो आपको कहता बेंजीन, डाइक्लोरोबेंजीन होता है, यहां पे 2 मिनट के लिए मान लो क्या होता, डाइक्लोरोबेंजीन। तो डाइक्लोरोबेंजीन अगर 2 होते तो बिस लगाते, नहीं लगाते। अब डाइक्लोरोबेंजीन एक तरह से बेंजीन का क्या है, डेरिवेटिव ही है। तो हमने क्या किया, डेरिवेटिव्स, जिनके कंपाउंड के डेरिवेटिव्स में डाई ट्राई वर्ड इंक्लूड होते हैं, उनके नाम में ऑलरेडी हम बिस लगा के काम करते हैं। तो बिस ईटा 6 बेंजीन क्रोमियम 0। ये अगला है, जरा ध्यान से देखिएगा। इसमें मुझे उम्मीद है आप वैसे मैसेज करके बताना, मगर मुझे लगता है कि बहुत से बच्चों का आंसर गलत हो सकता है, कि इसमें गलत हुआ हो। जरा ध्यान से देखना, बहुत से बच्चों ने इसका नाम हाइड्रोजन से शुरू किया होगा, गलत। देखो यार, जब पानी में डालोगे तो ये H+ आयन देगा। पानी में ये कैसे ब्रेक होगा, जरा ध्यान से देखना। पानी में ये ब्रेक होगा 2H+ और PtCl6 2-। करेक्ट। तो ये पानी में अगर H+ आयन दे रहा है, इसका मतलब ये एसिड है, तो इसका नाम भी उसी तरह से होगा। ये बाकी सब सॉल्ट हैं और ये एसिड है, तो नाम क्या होगा, हेक्साक्लोराइडोप्लेटिनिक 4th एसिड। तो ये हाइड्रोजन से शुरू नहीं होगा। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, बच्चों को हाइड्रोजन से शुरू कर देते हैं, हाइड्रोजन से नहीं, हेक्साक्लोराइडोप्लेटिनिक 4th एसिड, क्योंकि H+ आयन दे रहा है, एसिड से शुरू होगा। इसके बाद जरा इनको देख लीजिएगा, ठीक है। वही वीडियो को आपको पॉज करना है और धमाधम इनके नाम को क्रॉस चेक करना है। ओके, तो आई होप सो आपने वीडियो को पॉज कर लिया होगा, क्रॉस चेक कर लिया होगा। आइए सारे नाम देखे लेते हैं, वेरी सिंपल। लीजिए, ये देखिए भाई ध्यान से,
सबसे पहले इसको देखें, कोबाल्ट वाले को, तो ये लाला Na+ बता रहा है कि यहां पे -1 चार्ज है, तो आप देखिए मैंने यहां पे कोबाल्टेट कर दिया, और ये वाटर है जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, इसका नाम कैसे लिखा जाता है जरा ध्यान से देखना, टेट्रा एक्वा डाइक्लोराइडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। अच्छा यहां पे आप कहेंगे कि सर यहां पे क्लोराइड ही क्यों आ रहा है, यहां पे आपने क्लोराइडो क्यों नहीं किया? बेटा जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर सिंपल आयन है वहां पे वो सिर्फ आयन है, वो लिगेंड का काम नहीं कर रहा, तो लिगेंड के नाम में ओ लगाए जाते हैं, नॉर्मल आयन के नाम में कोई ओ फो नहीं लगाया जाता, ठीक है ना। तो ये तो लिख दिया अपन ने जो नाम लिखना था, फिर अपन ने क्या किया, एक डॉट लगाया, क्या लगाया, डॉट, और उसके बाद लिख दिया डाइहाइड्रेट। तो ये ऐसे जिनमें वाटर होता है ना क्रिस्टलाइन फॉर्म में, उन कॉम्प्लेक्स के नाम लिखने का ये तरीका होता है। अच्छा ये कॉम्प्लेक्स बहुत ही यूनिक कॉम्प्लेक्स है, ये मैं 11 नंबर पे स्टार बना रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। वैसे मुझे यहां पे भी एक स्टार बना देना चाहिए था 8वें नंबर पे, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए इस पे जरा ध्यान से देखिए बेटा, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, बाहर भी है और अंदर भी है, दोनों तरफ है, बाहर भी है और अंदर भी है, डी ब्लॉक का एलिमेंट। तो जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर भी डी ब्लॉक का एलिमेंट हो तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को भी मेंशन किया जाता है। जी हां, जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर भी आयनिक स्फीयर में भी डी ब्लॉक का एलिमेंट हो, मेटल हो, तो उसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट को मेंशन किया जाता है। आयरन 3 हेक्सासाइनाइडो फेरेट 3, आई रिपीट आयरन 3 हेक्सासाइनाइडो फेरेट 3। तो ये कॉम्प्लेक्स लिखने के नाम होते हैं। बाकी तो ये देख लीजिए, ये घबरा मत जाना भैया, ये पूरा एक नाम नहीं है, ये 3 नाम है, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, और ये तीनों नाम आपको उसी तरह से करने जैसे मैंने आपको बताए हैं, आप देख सकते हैं, मेरे हिसाब से आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो प्रैक्टिस करिएगा, इन नाम की, सभी नामों की प्रैक्टिस करिएगा, क्रॉस चेक करिएगा और अच्छे से देखिएगा। अब इसके बाद मैं ये कुछ क्वेश्चन लाया हूं, और हर एक क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और जल्दी से आप इसका आंसर सोचेंगे और देन आप मुझे बताएंगे। जैसे एज पर IUPAC नॉमेनक्लेचर द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स इज दिस, जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पे क्या दिखाई दे रहा है बेटा, अमोनिया। आई थिंक आपने वीडियो पॉज कर लिया होगा और आपने सोच भी लिया होगा। अब मैं बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। अमोनिया दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अमोनिया, और इधर क्या दिया हुआ है बेटा, H2O। तो एक दोनों शुरू हो रहे हैं A से, लेकिन ये है M और ये है Q, यानी कि अमोनिया से पहले शुरू होगा। तो इस हिसाब से ये जो टेट्रा एक्वा लिखे हुए हैं, ये 2 नाम तो पहले ही गलत हो गए, बात ही खत्म। अब बचे कौन से, बाकी 2 नाम C और D। अब उसमें क्या होगा, उसमें कौन सही होगा, तो जरा ध्यान से देखिए, अमोनिया है तो AMMINE यूज होता है किसके लिए, अमोनिया के लिए, किसके लिए, अमोनिया के लिए। सारा नाम सही है, सब कुछ सही है, बस आप देखिए यहां पे 1 M दिया हुआ है और यहां पे 2 M दिए हुए हैं। आप बिलीव करेंगे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बिलीव करना पड़ेगा क्योंकि 2012 में इसी तरह का क्वेश्चन आया है, 2012 में इसी तरह का क्वेश्चन आया है। ठीक है, मैंने आपको बोला भी था कि इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा, तो ध्यान रखिए, इतनी बारीकी से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। बस इसी को बस आप यूं मान लीजिए IIT कहते हैं, एडवांस कहते हैं इसी को। ठीक है, चलिए तो फाइनल आंसर क्या होगा बेटा, इसका D होगा, क्योंकि वहां पे वो 1 M से मात खा गया। आगे बढ़िए, अगला आता है बेटा IUPAC नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और सोचिए इसका आंसर क्या होगा। होपफुली आपने वीडियो पॉज किया होगा, सोच लिया होगा। बाहर -2 है, यानी कि यहां पे +2 है, तभी तो यहां पे -2 है ना, और यहां पे एक अंदर भी -1 है, तो अंदर -1 होते हुए बाहर +2 आ रहा है, यानी कि अंदर +3 आ रहा है, अंदर +3 आ रहा है। तो अंदर +3 आ रहा है, तो ये तो दोनों गलत हो गए भाई। अब फिर बचा कौन, या तो B है और या फिर C है। तो भाई मेरे, अगर एक तरफ अमोनिया है दूसरी तरफ नाइट्रो है, तो अमोनिया से नाम शुरू होगा ना, नाइट्रो से थोड़ी ना होगा। आंसर इज B, खत्म, वेरी सिंपल।
बहुत ही सिंपल। आगे देखिए, ये तो कराई चुका हूं और ये भी 2008 के करीब आ चुका है। अभी थोड़ी देर पहले करा करके चुका हूं, इसी से मिलता जुलता। वहां पे प्लेटिनम था, यहां पे निकेल है और कुछ भी अंतर नहीं है। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और सोचिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो आपने होपफुली वीडियो पॉज कर लिया होगा और सोच भी लिया होगा। आइए अब क्रॉस चेक करिए। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो एक बात तो फिक्स है, ठीक है ना, कि यहां पे ये +2 होगा, ऑक्सीडेशन 0 तो नहीं होगी। तो भाई किसी भी कीमत पे 4 तो नहीं होगा, आई मीन डी तो नहीं होगा। अब बचते कौन है? ए बी सी, ठीक है ना। तो अब ए बी सी में से हमें छांटना है, तो यार सीधी सी बात है, इस वाले पे -2 होगा, यानी कि ये निकेल नहीं निकलेट होगा। तो कैटाइन का नाम पहले होगा, एनाइन का नाम बाद में होगा। तो भाई जरा ध्यान से देखो, इनमें से किसमें निकलेट दिया हुआ है? ना तो इसमें दिया है, ना इसमें दिया है, इसमें दिया है, बस बात खत्म। आंसर इज सी। इस तरह से पहचाना जाता है क्वेश्चन को। खैर, अब आज के लिए मैं आपके सामने एक धांसू चीज लाया हूं। बीते कुछ सालों से, पिछले यही कोई 4-5 सालों से एक नया ट्रेंड चल गया है। नया ट्रेंड क्या चल गया है? आपको इस तरह के अजीबोगरीब नाम दे दिए जाएंगे। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, सोडियम नाइट्रोक्साइड, कोलमेंस कॉम्प्लेक्स, नेस्लर रिएजेंट, फेरोसिन, भैरोसिन, ठीक है ना, फिशर सॉल्ट, सिडजेप, और ये परसुएट ऑफ पोटाश, और देखते जाओ, और भी बहुत सारे दे दिए जाएंगे। जी सॉल्ट, टर्नबुल्स ब्लू, पर्शियन ब्लू, मैग्नस ग्रीन सॉल्ट, और बहुत सारे दे दिए जाएंगे। वास्का, रास्का, ये वो, विल्किंसन, सिस्प्लेटन, पर्शियन, ये वो, इस तरह के बहुत सारे नाम आपको दे दिए जाएंगे। कॉमन नेम, घबराओ मत, बस बहुत है। इतने 16 मैंने आपको दे दिए हैं, यही काफी हैं। आप सोचो क्या कोई गिनती खत्म नहीं हो रही क्या? नहीं, हो गई, चिंता मत करो। ये 16 आपको याद रखने हैं, ये 16 आपको क्या करने हैं बेटा? याद रखने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और आपको करना क्या है? पहले तो आपको इनके एग्जाम्पल्स ढूंढने, बुक छान मारिए, ठीक है, गूगल छान मारिए, जो आपको देखना है देखिए। पहले इनके नाम, पहले इनके क्या करिए? कॉम्प्लेक्स ढूंढिए। कॉम्प्लेक्स ढूंढने के बाद आप इनके आईयूपीएसी नेम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? आईयूपीएसी नेम। वहां पे क्या किया जाएगा पता है? कॉम्प्लेक्स नहीं दिया जाएगा, इनमें से कोई नाम उठा के दे दिया जाएगा और बोला जाएगा आईयूपीएसी नेम बताओ इसका। फिर क्या करोगे? तो ये सब आपको पता होने चाहिए। वैसे घबराओ मत, चिंता मत करो, मैंने अगले ही पेज पे इसका सॉल्यूशन बना के छोड़ दिया है। ओके, तो आप ये सॉल्यूशन इसमें से चेक कर सकते हैं, लेकिन सॉल्यूशन तभी चेक करिएगा जब आप खुद हिम्मत हार जाएं। वैसे तो आप हारने वाले नहीं हो, मुझे पता है, आप बहुत मजबूत हो, बहुत बहादुर हो, लेकिन तभी चेक करिएगा जब आप फाइनली हिम्मत हार जाएंगे। भैया अब नहीं मिल रहा, अब सर के आंसर ही देखे लेते हैं। ओके, तो ये देख लीजिएगा, ये होमवर्क है और आज का लेक्चर मैं यहीं पे फिनिश करूंगा। अगले फ्रेश मूड से, बढ़िया मूड से हम नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करेंगे बेटा आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। आइसोमेरिज्म पढ़ाऊंगा, बहुत ही शानदार टॉपिक है। आज का हमारा नॉमेनक्लेचर का पार्ट द एंड हुआ। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं।